हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हमें दो और जेईई एडवांस लेवल की लैडर प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो क्या गिवन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए क्या डिस्कस करते हैं, हमें जो हमने सेकंड लेक्चर के सेकंड न्यूमेरिकल में किया था उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहां पे वो काम आएगा। तो सेकंड लेक्चर के सेकंड न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था? देखो, मेरे पास एक रफ वॉल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस रफ वॉल एंड लैडर वो μ1 था, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड दिस रफ ग्राउंड μ2 वो 0.4 गिवन था। ये ग्राउंड क्या है? रफ। ठीक है, और मेरे पास एक लैडर थी, लैडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी भी बोल सकते हो, रोड भी बोल सकते हो, जिसका मास 40 kg गिवन था, और इस लैडर को मैंने ऐसे रख दिया था, कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे। तो इसके जनरल इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो क्या आई थी? μ1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5, ये आई थी। ये हमने सेकंड लेक्चर के सेकंड न्यूमेरिकल में फाइंड आउट किया था। ठीक है, ये कंक्लूजन। तो आज के फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और मान लो ये रफ ग्राउंड है। ठीक है, और ये रफ वॉल है, खुरदरी दीवार। μ2 की वैल्यू 0.4 गिवन है, μ1 की वैल्यू 0.7 गिवन है। ठीक है, और मेरे पास एक लैडर है जिसका मास 40 kg है। ठीक है, इस लैडर को मैंने ऐसे रख दिया, कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे। तो ऑब्वियसली ये लैडर आराम से रखी रहेगी, इक्विलिब्रियम पे रहेगी, क्योंकि 0.7 0.5 से तो ज्यादा ही है, तो ये आराम से रखी रहेगी एट जनरल इक्विलिब्रियम। लेकिन इस फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो और क्या गिवन है। मैंने एक मासलेस स्ट्रिंग को लिया और इस लैडर के यहां पे बांध दी। ठीक है, और ये मासलेस स्ट्रिंग इस आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई m मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो यहां पे फाइंड आउट क्या करना है? m की मैक्सिमम वैल्यू, सो दैट दिस लैडर रिमेन्स एट जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। मैं यहां पे इस लैडर को जनरल इक्विलिब्रियम पे मान रहा हूं, लेट लैडर एट जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो ये m मास का ब्लॉक रेस्ट पे हो जाएगा। m मास के ब्लॉक पे mg फोर्स 10m आएगा, तो इस रस्सी में टेंशन वो कितनी आएगी? 10m आएगी। ठीक है, और देखो mg ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस लैडर, ये कितना आएगा? 400 न्यूटन। ठीक है, और एक ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस रफ वॉल। ठीक है, और एक ऐसे N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस रफ ग्राउंड। सही बात है। और देखो सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पे आएगा नीचे। ठीक है, तो यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दो बाय रफ ग्राउंड। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना? 0.4 इंटू में N2। ठीक है,
और स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बाय दिस रफ वॉल ऑन दिस लैडर ऊपर की तरफ, F1 स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब देखो ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका मतलब ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगी। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो इस लैडर पे। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स ऑन दिस लैडर शुड बी जीरो। मैं सबसे पहले ओरिजेंटल डायरेक्शन में ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि 0.4 N2 के बराबर होगा, ये किसके बराबर आएगा, N1 प्लस दिस टेंशन, और ये टेंशन कितनी आएगी रस्सी में, 10M। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। अब क्या करो, वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में भी इस लैडर पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आएगा, N2 प्लस F1, ये किसके बराबर आएगा, 400 के बराबर। ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ये रोड या ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगी। तो अब इस लैडर पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो, मतलब इस लैडर पे नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड शुड बी जीरो, और मैं इस ए पॉइंट के अबाउट इस लैडर पे नेट टॉर्क जीरो पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो टेंशन का टॉर्क जीरो आएगा अबाउट ए पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन का भी टॉर्क जीरो आएगा अबाउट ए पॉइंट, N2 नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क जीरो आएगा अबाउट दिस ए पॉइंट। तो अब देखो जो ये mg है ना 400 न्यूटन, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक तो परपेंडिकुलर टू लैडर और एक अलोंग लैडर। ठीक है, तो देखो ये एंगल 45, तो ये 45, तो ये भी 45, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, 400 cos 45। ठीक है, तो मतलब 400 डिवाइडेड बाय √2, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, 400 sin 45, मतलब 400 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, तो ये जो N1 नॉर्मल रिएक्शन है ना, इसके भी दो कंपोनेंट कर लो, एक अलोंग लैडर और एक परपेंडिकुलर टू लैडर। ये एंगल 45, तो ये एंगल 45, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा N1 का, N1 cos 45, मतलब N1 डिवाइडेड बाय √2। ये कंपोनेंट कितना आएगा, N1 sin 45, मतलब N1 डिवाइडेड बाय √2। तो देखो ये जो F1 स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। ठीक है, इस F1 स्टैटिक फ्रिक्शन को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। तो देखो ये एंगल 45, तो ये एंगल 45, तो ये एंगल 45, F1 का ये कंपोनेंट कितना आएगा, F1 cos 45, मतलब F1 डिवाइडेड बाय √2, और ये कंपोनेंट कितना आएगा, F1 sin 45, मतलब F1 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, तो अब देखो जो ये mg है 400 न्यूटन, इसका जो ये कंपोनेंट आया है अलोंग लैडर 400 बाय √2, इसका टॉर्क अबाउट ए पॉइंट जीरो होगा, और जो ये N1 नॉर्मल रिएक्शन है, इसका जो ये कंपोनेंट आया है अलोंग लैडर N1 बाय √2, इसका भी टॉर्क अबाउट ए पॉइंट जीरो होगा, और ये जो F1 स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसका जो ये कंपोनेंट आया है F1 बाय √2, इसका भी टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट जीरो होगा। ठीक है, तो देखो N1 का जो ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू लैडर N1 बाय √2, और F1 का जो ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू लैडर F1 डिवाइडेड बाय √2, ये दोनों ऐसे आ गए ना परपेंडिकुलर टू लैडर, तो इन दोनों कंपोनेंट का
टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट फ्रॉम आर क्रॉस एफ, वो आएगा क्लॉकवाइज सेंस में, और वो कितना आएगा N1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस F1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू में L लेंथ ऑफ द रोड। तो 1/√2 को यहां पे कॉमन ले लो, ठीक है, इज इक्वल टू जो ये mg था 400 न्यूटन, इसका जो ये कंपोनेंट आया है परपेंडिकुलर टू लैडर 400/√2, इसका टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट फ्रॉम आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और कितना आएगा 400 डिवाइडेड बाय √2 इंटू में L/2, ठीक है। तो नेट टॉर्क ऑन दिस लैडर अबाउट ए पॉइंट इन क्लॉकवाइज इज इक्वल टू नेट टॉर्क ऑन दिस लैडर अबाउट ए पॉइंट इन एंटी क्लॉकवाइज। तभी तो नेट टॉर्क ऑन दिस लैडर अबाउट दिस ए पॉइंट 0 होगा, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो L से L खत्म, √2 से ये √2 खत्म, ठीक है। तो N1 प्लस F1 ये कितना आ गया 400 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 200, ये आ गया 200, ठीक है। ये होगी मेरी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो ये जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है क्या है 0.4 N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 10M, और सेकेंड इक्वेशन N2 प्लस F1 इज इक्वल टू 400, थर्ड इक्वेशन N1 प्लस F1 इज इक्वल टू 200। तो ये तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है। तीन अननोन कौन से N1 N2 F1, ठीक है। तो तीन इक्वेशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीन ही अननोन है। अननोन कौन से हैं N1 N2 और F1। तो इन तीनों इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है। तो जब हम इन तीन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो N1 की वैल्यू आएगी 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 8 माइनस M, ठीक है। और F1 की वैल्यू आएगी 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में M प्लस 4, ठीक है। और N2 की वैल्यू आएगी 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 20 माइनस M, ठीक है। तो अब देखो ये F1 स्टैटिक फ्रिक्शन बाय दिस रफ वॉल ऑन दिस लैडर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में इतना आया। तो अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए। तो इसका मतलब 50/3 इंटू में M प्लस 4 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.7 इंटू में N1। ये कितना 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 8 माइनस M, ठीक है। तो 50/3 से 50/3 कैंसल, ठीक है। 8 माइनस M को मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो जब आप इस इनइक्वलिटी को सोल्व करोगे यहां से क्या आएगा M शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.9411 kg, ठीक है, इतना आएगा। तो यही तो है इस लैडर के जनरल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ लैडर कि ये M 0.9411 kg के बराबर या उससे कम होना चाहिए। तो इस ब्लॉक के मास की मैक्सिमम वैल्यू सो दैट दिस लैडर रिमेन्स एट जनरल इक्विलिब्रियम वो क्या आई 0.9411 kg। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है।
तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और मान लो ये रफ ग्राउंड है, ठीक है, और ये रफ वॉल है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस वॉल एंड लैडर वो 0.7 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस रफ ग्राउंड एंड लैडर μ2 ये 0.4 गिवन है, ठीक है। और मेरे पास एक लैडर है, इस लैडर का मास कितना है 40 kg, ठीक है, लैडर का मास 40 kg, और ये 45 डिग्री एंगल पे रखी हुई है, ठीक है, आराम से बिल्कुल रखी रहेगी, जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी। अब मैंने क्या किया, एक मासलेस स्ट्रिंग को ऐसे कनेक्ट कर दिया इस लैडर के यहाँ पे, और ये इस आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई एक 0.5 kg के ब्लॉक से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब देखो बिल्कुल प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने क्या फाइंड आउट किया था कि ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे, उसके लिए इस ब्लॉक का मास 0.9411 kg के बराबर या उससे कम होना चाहिए। 0.5 तो उससे कम ही है, 0.9411 kg से कम ही है, तो ये लैडर बिल्कुल जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी, बिल्कुल रहेगी, ठीक है। और देखो रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस 0.5 kg ब्लॉक को मैं उठाना शुरू करूंगा ऐसे, तो इस पोजीशन में ले आया मैं 0.5 kg ब्लॉक को कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे ले आया, और इस पोजीशन से मैंने इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो देखो क्या गिवन है, गिवन क्या ऐसा होगा ही 0.5 kg ब्लॉक ऐसे नीचे की तरफ आएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी 0.5 kg ब्लॉक की, ठीक है। तो जब मेरा ये 0.5 kg ब्लॉक इस लोएस्ट पोजीशन से पास होगा तो इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी v0, ठीक है, बिल्कुल होगी, और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, रफ्तार घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो कुछ इस पोजीशन पे 0.5 kg ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, और ये एंगल भी कितना सबटेंड होगा, ऑब्वियसली थीटा ही, ठीक है। तो ऐसा गिवन है कि ये 0.5 kg ब्लॉक ऐसे ओसिलेशंस करता रहेगा, ये ऐसे ओसिलेशंस करता रहेगा लगातार, तो सीधी सी बात है ये रोड या ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी, ऐसा गिवन है, ठीक है। ऐसा होने के लिए थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है, सो दैट दिस लैडर रिमेन्स एट जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और
दिस 0.5 kg ब्लॉक और दिस 0.5 kg ब्लॉक कंटिन्यू ऑसिलेशंस, ठीक है। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे, या मैं ऐसा बोलूं ये 0.5 kg ब्लॉक ऐसे ऑसिलेशंस करता रहे, ठीक है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं लेट दिस लैडर इक्विलिब्रियम पे रहेगी, लेट लैडर विल बी एट जनरल इक्विलिब्रियम, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। या मैं क्या मान के चल रहा हूं, ये 0.5 kg ब्लॉक ऐसे ऑसिलेशंस करता रहेगा, ठीक है। और ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी, आराम से रखी रहेगी, और ये ऐसे ऑसिलेशंस करता रहेगा, ठीक है। तो एक तरह से अब देखो ये पॉइंट छत बन गई ना, ये पॉइंट छत बन गई। मैंने 0.5 kg ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया, रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई कितनी 10 सेंटीमीटर गिवन, ठीक है। मीटर में कितनी हो जाएगी 0.1 मीटर, और कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे इस पोजीशन से रेस्ट से रिलीज किया, तो क्या होगा, ऐसे आएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी है। तो जब मेरा ये 0.5 kg ब्लॉक इस लोवेस्ट पोजीशन से पास होगा तो इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी v नॉट, ठीक है, ऑब्वियसली। या मैं ऐसा बोलूं, जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी तो इस ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम होगी v नॉट। और ये भी है, ये हम फील कर सकते हैं, जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी तो इस रस्सी में टेंशन भी मैक्सिमम आएगी, T मैक्सिमम, ठीक है। और mg फोर्स तो आएगा ही, कितना 0.5 इंटू में 10, 5 न्यूटन, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, रफ्तार घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये 0.5 kg ब्लॉक इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, और ये एंगल भी ऑब्वियसली थीटा बनेगा। तो ये ब्लॉक ऐसे ऑसिलेशंस करता रहेगा, ठीक है। तो देखो ये सर्कुलर मोशन का एक पार्ट ही परफॉर्म कर रहा है ये ब्लॉक, ठीक है। तो अब देखो, जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी तो इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी, और वो क्या होगी, T मैक्सिमम। तो जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगा इस ब्लॉक पे, T मैक्स -5, और ये किसके बराबर होगा, mv²/r, m1/2 v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, रेडियस 0.1, ठीक है। तो ये पॉइंट कट जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10/2 5 v नॉट स्क्वायर। तो जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी ना, तभी इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी, और वो क्या होगी, T मैक्सिमम। और ये कितनी आई, 5 + 5 v नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी ना इस ब्लॉक की, ये ब्लॉक ऐसे ऑसिलेशंस करता रहेगा। तो इस लेवल पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान के चल रहा हूं रेफरेंस के तौर पे। और अब मैं क्या अप्लाई करूंगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो जब ब्लॉक इस पोजीशन पे होगा काइनेटिक एनर्जी 0, तो केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब देखो
ये पूरा कितना 0.1, और इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये कितना आएगा 0.1 कोस थीटा। तो ये हाइट h ये कितनी आ जाएगी 0.1 माइनस 0.1 कोस थीटा। तो 0.1 को कॉमन ले लो, 1 माइनस कोस थीटा। और इस पोजीशन पे इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी 0, केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, m1/2 g10 h 0.1 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू इस पोजीशन पे इस ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0, तो केवल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1/2 इंटू में v0 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 0.1 इंटू में 10 1, तो ये 1/2 आ गया, 1/2 से 1/2 कैंसल, ठीक है। तो देखो यहां से v0 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 2 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा आई, बिल्कुल। और जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी या जब इस ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम होगी v0, तभी इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी, और वो आएगी टी मैक्सिमम इतनी 5 + 5 इंटू में v0 स्क्वायर। तो टी मैक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, v0 स्क्वायर की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 5 + 5 इंटू में v0 स्क्वायर, और ये कितना है 2 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो टी मैक्सिमम ये कितनी आई 5 + 10 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो देखो मैं ऐसा मान के चला था कि ये रोड जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी और ये 0.5 kg का ब्लॉक ऐसे ऑसिलेशंस करता रहेगा, ठीक है, और ये आराम से रखी रहेगी लैडर या रोड। तो अब ये देखो इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम कब आएगी, जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी या इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी v0, और वो कब होगी जब ये ब्लॉक लोवेस्ट पोजीशन से पास हो रहा होगा या जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी, तभी इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी, ठीक है। और कितनी आएगी वो मैक्सिमम टेंशन 5 + 10 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। तो अब मैं कौन सी पोजीशन बनाने जा रहा हूं, जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी उस पोजीशन को बनाने जा रहा हूं। इसके पीछे एक खास वजह है। तो देखो ये एंगल 45 डिग्री, तो देखो जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी वो पोजीशन बनाई है मैंने। mg फोर्स कितना आएगा 5 न्यूटन, और जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी तो इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी, और वो कितनी आएगी टी मैक्स, और वो मैंने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। और तब ये ब्लॉक लोएस्ट पोजीशन से पास हो रहा होगा और इस ब्लॉक की रफ्तार भी क्या होगी मैक्सिमम v0, ठीक है। तो देखो जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल हुई या जब ये ब्लॉक लोएस्ट पोजीशन से पास हो रहा होगा विद मैक्सिमम स्पीड v0, तो सीधी सी बात है तब इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी। अगर ये लैडर इस पोजीशन को सर्वाइव करेगी, क्योंकि इस पोजीशन पे रस्सी में टेंशन मैक्सिमम है टी मैक्सिमम, अगर ये लैडर इस पोजीशन को सर्वाइव करेगी तो बाकी पोजीशंस को तो आराम से सर्वाइव कर जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी ना तो ये सूरत हालात होंगे और इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम आएगी और इतनी आएगी टी मैक्सिमम, ठीक है। अगर ये लैडर इस पोजीशन को सर्वाइव करेगी
तो बाकी जो पोजीशंस है ना ब्लॉक की, उनको तो अपने आप सर्वाइव कर जाएगी, क्योंकि बाकी पोजीशंस में रस्सी में टेंशन टी मैक्सिमम से तो कम ही रहेगी। तो इस पोजीशन को सर्वाइव करेगी, या अगर मेरी लैडर इससे मैक्सिमम टेंशन टी मैक्सिमम को सर्वाइव करेगी तो बाकियों को तो ऑटोमेटिकली सर्वाइव कर जाएगी। तो बस इस पोजीशन पे ऐसा मान को चलो लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। किस पोजीशन पे? जब ये रस्सी एक मोमेंट के लिए वर्टिकल होगी और तब इस रस्सी में मैक्सिमम टेंशन आएगी टी मैक्सिमम। बस ऐसा मान के चलो इस पोजीशन पे मेरी लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे है। इस पोजीशन पे जनरल इक्विलिब्रियम पे होगी ना, तो बाकी पोजीशंस पे तो अपने आप जनरल इक्विलिब्रियम पे हो जाएगी, ठीक है। मतलब इस पोजीशन पे अगर स्लिपिंग नहीं हुई ना यहाँ पे या यहाँ पे, तो इन ऑल दैट पोजीशंस, इन ऑल रिमेनिंग पोजीशंस पे ये मेरी लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे ही रहेगी। तो बस इस पोजीशन को सर्वाइव करना है लैडर को, ठीक है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं इस पोजीशन पे लैडर सर्वाइव कर जाएगी, मतलब इस पोजीशन पे लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो देखो लैडर पे mg फोर्स कितना आएगा, 400 न्यूटन, और एक ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस रफ वॉल, और एक ऐसे F1 स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बाय दिस रफ वॉल ऑन लैडर, और एक ऐसे N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस रफ ग्राउंड। लिमिटिंग सबसे पहले कहां पे आएगा? नीचे, नीचे लिमिटिंग, ऊपर स्टैटिक, ये ध्यान रहे। तो नीचे लिमिटिंग अप्लाई कर दो बाय दिस रफ ग्राउंड ऑन दिस लैडर, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दो कितना, 0.4 इंटू में N2, ठीक है। और एक ये टेंशन तो है ही टी मैक्सिमम ऑन दिस लैडर। तो मैंने इस पोजीशन पे इस लैडर को जनरल इक्विलिब्रियम पे माना है, तो सीधी सी बात है ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगी लैडर। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो, मतलब इस लैडर पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो इस लैडर पे, तो देखो क्या आएगा, FL लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.4 N2। ये किसके बराबर आएगा? N1 प्लस टी मैक्सिमम के बराबर। N1 प्लस टी मैक्सिमम, इसकी वैल्यू कितनी, 5 प्लस 10 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो इस लैडर पे, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए इस लैडर पे। तो देखो क्या आएगा, N2 प्लस F1, वो किसके बराबर आएगा, 400 के बराबर। ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब क्या अप्लाई करो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो इस लैडर पे, ठीक है। क्योंकि ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगी। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड इस लैडर पे नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। और मैं क्या करूंगा, इस A पॉइंट के अबाउट लैडर पे नेट टॉर्क 0 कर दूंगा, ठीक है। तो देखो ये एंगल 45, तो ये भी 45, सही बात है। ये जो N1 नॉर्मल रिएक्शन है ना, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। एक अलोंग लैडर आएगा कंपोनेंट N1 cos 45 N1 बाय रूट 2, और एक परपेंडिकुलर टू लैडर आएगा N1 sin 45, ठीक है। मतलब कितना, N1 बाय रूट 2, ठीक है, N1 बाय रूट 2। और जो ये F1 स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। देखो ये एंगल 45, तो ये एंगल भी 45, तो ये एंगल 45,
तो एक ये जो कंपोनेंट आएगा F1 का परपेंडिकुलर टू लैडर, वो कितना आएगा F1 cos 45, मतलब F1 बाय में √2। और जो अलोंग लैडर कंपोनेंट आएगा F1 स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो क्या आएगा F1 sin 45, मतलब F1 डिवाइडेड बाय √2। और जो ये mg है ना 400 न्यूटन, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक अलोंग लैडर एक परपेंडिकुलर टू लैडर। ये एंगल 45 तो ये एंगल 45 तो ये एंगल 45, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा 400 cos 45, मतलब 400 डिवाइडेड बाय √2। और ये कंपोनेंट 400 sin 45, मतलब 400 डिवाइडेड बाय √2। तो देखो T मैक्सिमम का टॉर्क अबाउट A0 आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का भी टॉर्क अबाउट A0 आएगा, N2 नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क अबाउट A0 आएगा। और जो ये mg है, इसका जो ये कंपोनेंट है अलोंग लैडर, इसका टॉर्क भी अबाउट A0 आएगा। और जो ये N1 नॉर्मल रिएक्शन है, इसका जो ये कंपोनेंट है अलोंग लैडर N1 बाय √2, इसका भी टॉर्क अबाउट A0 आएगा। और जो ये F1 स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसका जो ये कंपोनेंट है F1 बाय √2, इसका भी टॉर्क अबाउट A0 आएगा। तो देखो F1 स्टैटिक फ्रिक्शन का जो ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू लैडर F1 बाय √2, और N1 नॉर्मल रिएक्शन का जो ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू लैडर N1 बाय √2, ये दोनों इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का टॉर्क अबाउट दिस A पॉइंट ऑन दिस लैडर फ्रॉम R क्रॉस F, R ऐसे, ये कंपोनेंट ऐसे है परपेंडिकुलर टू लैडर, R क्रॉस F से क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। और कितना आएगा N1 बाय √2 प्लस F1 बाय √2 इंटू में L, तो 1 बाय √2 को कॉमन ले लो, N1 प्लस F1 इंटू में L, ये तो आ गया क्लॉकवाइज सेंस में। अब देखो mg का जो ये कंपोनेंट है ना 400 डिवाइडेड बाय √2, इसका टॉर्क अबाउट A पॉइंट फ्रॉम R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। और कितना आएगा 400 डिवाइडेड बाय √2 इंटू में L बाय 2, 400 डिवाइडेड बाय √2 इंटू में L बाय 2, L बाय √2 से L बाय √2 कैंसल, ठीक है। और 400 डिवाइडेड बाय 2 200, तो N1 प्लस F1 इज इक्वल टू 200, ये होगी मेरी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 0.4 N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 5 प्लस 10 इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। सेकेंड इक्वेशन N2 प्लस F1 इज इक्वल टू 400। थर्ड इक्वेशन N1 प्लस F1 इज इक्वल टू 200। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन इक्वेशन है और तीन ही अननोन है। कौन से हैं तीन अननोन? N2 N1 और F1। तो इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व किया जा सकता है। आफ्टर सोल्विंग दीज थ्री इक्वेशंस तो मुझे N1 की वैल्यू मिल जाएगी, N2 की और F1 की। N1 की वैल्यक्या मिलेगी? ये आएगी 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 6.5 प्लस कोस थीटा, ठीक है। और F1 की वैल्यू ये कितनी आएगी? 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 5.5 माइनस कोस थीटा। और N2 की वैल्यू ये कितनी आएगी? 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 18.5 प्लस कोस थीटा, ठीक है। इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करूंगा ना, तो आफ्टर सोल्विंग दीज थ्री इक्वेशंस N1, F1 और N2 की ये वैल्यूज मिलेंगी। तो अब देखो ये F1 स्टैटिक फ्रिक्शन है बाय रफ वॉल ऑन दिस लैडर और ये इतना आया है, ठीक है। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए। तो इसका मतलब 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 5.5 माइनस कोस थीटा
शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.7 इंटू में n1 की वैल्यू कितनी आई 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 6.5 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये F1 स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, तो अगर ये F1 स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मैंने वही अप्लाई किया है। F1 स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब आप इस इनइक्वालिटी को सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, आफ्टर सोल्विंग दिस इनइक्वालिटी कोस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5589 और थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 56 डिग्री। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। मतलब ये थीटा 56 डिग्री के बराबर या उससे कम होगा तो ये लैडर जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगी, आराम से रखी रहेगी और ये ब्लॉक ऐसे ऑसिलेशंस करता रहेगा। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू सो दैट दिस लैडर रिमेन्स एट जनरल इक्विलिब्रियम और दिस ब्लॉक रिमेन्स कंटिन्यू ऑसिलेशंस। ठीक है, थीटा की वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 56 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।